गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को आज के इस पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी और अपने चैनल की ओर से आपको और आपके समस्त परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो, यहाँ पर अपने आज की जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे कक्षा 10 की अपने जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, इस बुक का अपने जो सेकंड चैप्टर है संघवाद, जिसको अपने फेडरलिज्म बोलते हैं। इस चैप्टर के अपने उन क्वेश्चनों की चर्चा यहाँ पर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। देखो, लास्ट क्लास जो थी, उस पिछली क्लास में अपने जो पहला चैप्टर था सत्ता की साझेदारी, उस चैप्टर के अपने जो मोस्ट क्वेश्चन थे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों की चर्चा की थी। आज अपने सेकंड चैप्टर के टोटल 13 क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं और ये मान के चल लो कि आपका जो पेपर आएगा उसमें लगभग आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है भैया जो बार बार अपने बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं। आप पिछले 5-4 सालों के पेपर का आप अध्ययन करो तो आप देखोगे, जैसे ये क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, ठीक है, आपके 6वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं, 2 बार 3 बार, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आ चुके हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं भैया सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1। देखो, सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। सत्ता का मतलब क्या होता है वो पहले चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूं। सत्ता का मतलब जिसकी सरकार हो, शासन हो, ठीक है। जैसे अभी अपने बात करें, राजस्थान में बीजेपी की सत्ता है, ठीक है, अपने केंद्र में एनडीए की सरकार है, एनडीए की सत्ता है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब, विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया भैया बंटवारा कर देना। देखो, एक तो होता है केंद्रीकरण, केंद्रीकरण का मतलब हो गया एक साथ करना, एक ही जगह करना। विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया अलग अलग जगह बिखेर देना। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है कि आपने देखो, भारत में मुख्य रूप से 2 तरह की सरकारें हैं। मुख्य रूप से एक तो हो गई केंद्र सरकार, एक हो गई राज्य सरकार, ठीक है। तो ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, इन सरकारों से अगर कुछ शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाए या सौंप दी जाए तो उसे ही अपने क्या कहेंगे, सत्ता का विकेंद्रीकरण। मतलब कुछ शक्तियां आप केंद्र सरकार से ले लो, कुछ शक्तियां आप राज्य सरकार से ले लो और वो किसको सौंप दो, स्थानीय सरकारों को। वही क्या कहलाएगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण। 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 भैया, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया। देखो, पहली बात तो ये रखना, राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया था राज्यों की सीमाओं का सीमांकन करने के लिए, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट को लागू किया गया था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अनुसूचित भाषाएं किन्हें कहा जाता है। बहुत बार एक क्वेश्चन आता है भैया, बस लैंग्वेज घुमा दी जाती है। देखो, अनुसूचित भाषाएं क्या होती है। अपने जो 2011 की जनगणना है भैया, उस जनगणना के अनुसार भारत में टोटल 121 भाषाएं पाई गई है। इन 121 भाषाओं में से 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और इन्हीं 22 भाषाओं को अपने अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। अब देखो, एक बार लास्ट क्वेश्चन आया था कि हिंदी को छोड़कर संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है। हिंदी को छोड़कर, तो बच्चों ने कितने कर दिए, 22 कर दिए। भैया हिंदी को छोड़कर हिंदी निकाल दो इसमें से, तो कितनी होगी, 21 ही होगी। ध्यान रखना, टोटल कितनी है, हिंदी सहित 22 है। नेक्स्ट भैया, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं। 3 स्तर आपको पता है, ग्राम स्तर पर तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर हो गया जिला परिषद। नेक्स्ट भैया देखो, यहाँ पर मैंने तीनों ये साथ में लिखे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार कभी आपको संघ सूची पूछ लेता है, कभी राज्य सूची, कभी संवर्ती सूची। इनके आपको 2-2, 3-3 विषय पूछता है कि संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, या राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, या संवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, संघ सूची की बात करें भैया, संघ सूची में आपके प्रतिरक्षा है, विदेश मामले है, बैंकिंग है, संचार है, मुद्रा वगैरह है, इस प्रकार के आते हैं, ठीक है। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में आपके कृषि वगैरह है, व्यापार है, वाणिज्य वगैरह है,
ठीक है, इस प्रकार के किस में आएंगे, राज्य सूची में आएंगे। समवर्ती सूची में अपनी शिक्षा आ गई, सबसे मेन ये आपको ध्यान रखना है, शिक्षा कौन सी सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। शिक्षा है, वन है, उत्तराधिकार है, विवाह है, ये इस प्रकार के मामले जो है वो कौन सी सूची में आएंगे, समवर्ती सूची में। ज्यादा भी नहीं तो आपको हर सूची के 4-4 विषय ध्यान में रखना है। और इन पर कानून कौन बनाती है, संघ सूची पर संघ सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची पर संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाती है। लेकिन अगर दोनों में किसी प्रकार का मनमुटाव, विवाद हो जाए तो उस कंडीशन में केंद्र सरकार या संघ सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं भैया? देखो, एकात्मक शासन व्यवस्था सीधा सा ध्यान रख लो, जहां शासन का एक ही स्तर होता है, जहां शासन का एक ही स्तर होता है उसे कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। इसके अंतर्गत क्या होता है, शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां जो है वो इसके अधीन होकर कार्य करती है। उदाहरण की बात करें तो जैसे आपके ब्रिटेन है, जापान है, इटली है, श्रीलंका है, इन देशों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट भैया, साथ आकर संघ बनाने वाले कोई 3 देशों के नाम लिखिए। साथ आकर, देखो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये कौन से देश है, ये साथ आकर संघ बनाने वाले देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार आता है भैया, ये नगर निगम के अध्यक्ष को या तो आपको सीधा पूछ लेगा अध्यक्ष कौन होता है, या आपको लैंग्वेज चेंज करके पूछ ले राजनीतिक प्रमुख कौन होता है। तो ध्यान रखना भैया, नगर निगम का जो राजनीतिक प्रमुख या अध्यक्ष होता है उसको मेयर या महापौर कहा जाता है, मेयर या महापौर। और ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं सरपंच, ध्यान रखना। जिला परिषद का होता है उसे बोलते हैं जिला प्रमुख, और पंचायत समिति का जो होता है उसको बोलते हैं प्रधान। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इनको। गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं भैया? देखो, जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, स्पष्ट बहुमत का मतलब समझ गए क्या? स्पष्ट बहुमत का मतलब हो गया आधे से ज्यादा। भाई जैसे मान लो 100 सीटें हैं और जिस पार्टी को 51 सीट मिल गई, ठीक है, आधी से एक ज्यादा, ठीक है, 51 सीट मिल गई मतलब उसको बहुमत मिल गया, तो उस पार्टी की सरकार बन जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर गठबंधन करती है, साझा सरकार बनाती है, उसको बोलते हैं गठबंधन सरकार। जैसे वर्तमान में अपने कह दे कि भारत में गठबंधन सरकार है, एनडीए की। नेक्स्ट है भैया संघीय शासन व्यवस्था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। भैया संघीय शासन व्यवस्था का मतलब हो गया जहां सत्ता के कितने स्तर हो, 2 स्तर हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और उसकी और बाकी जो है वो सत्ता जो है उसकी विभिन्न आनुषंगिक जो इकाइयां होती है उसमें बटी होती है, उसको बोलते हैं संघीय शासन व्यवस्था। इसके उदाहरण विशेषताओं की बात करें तो कई विशेषताएं, जैसे इसमें सरकार के 2 स्तर होते हैं, वित्तीय स्वायत्ता पाई जाती है, ठीक है, जो 2 स्तर होते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उनके अधिकार क्षेत्र भी अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, मौलिक प्रावधान पाए जाते हैं, न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है। इस प्रकार की 5-7 विशेषताएं हैं, कोई भी आप 4 विशेषताएं याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट भैया सत्ता के विकेंद्रीकरण करने के पीछे मूल भावना क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्यों किया जाता है भैया? देखो, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का सबसे मेन कारण क्या है, जो स्थानीय सरकारें होती है, ग्रामीण और शहरी, ठीक है, उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। उनको संवैधानिक दर्जा देने से क्या होगा, लोकतंत्र जो है वो और ज्यादा मजबूत होगा। इसके अलावा भैया जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं की भी लोकतंत्र में क्या बढ़ेगी, अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ेगी। जैसे अपने बात करें कि स्थानीय स्वशासन जो है वहां पर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, 33% सीटें उनकी आरक्षित की गई है। आज वर्तमान समय में अपने देखे कि कई गाँव की जो सरपंच है वो महिलाएं हैं, ठीक है। तो वो सब कुछ इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण इसीलिए किया गया है ताकि लोकतंत्र मजबूत हो, स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो, महिलाओं को अधिक से अधिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, अधिक से अधिक उनकी राजनीति में भूमिका बढ़े। अंतिम क्वेश्चन है भैया, भारतीय संघ में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के बारे में बताइए। देखो, विशेष दर्जा प्राप्त भैया 2 अपने अनुच्छेद है, एक तो 370 और एक 371।
370 तो आपको पता है जम्मू कश्मीर वाला था, इसको तो अब भूल जाओ क्योंकि ये समाप्त हो चुका है। अनुच्छेद 371 जो है भैया, इसके तहत अपने पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य है, मुख्य रूप से असम है, नागालैंड है, अरुणाचल है, मिजोरम है, इन राज्यों को अपने क्या दिया गया है, विशेष दर्जा दिया गया है। बस आपको अनुच्छेद ध्यान रखना है 371 और 3-4 आपको जो राज्यों के नाम बताए हैं उनको आपको ध्यान रखना है। तो ये थी भैया अपने कक्षा 10 सामाजिक की अपने जो पॉलिटिकल वाले बुक है, उस पॉलिटिकल वाले बुक के चैप्टर 2 के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके, एक बार पुनः आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।